येस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ज्यांचं टिफिन खाणं चालू आहे त्यांनी टिफिन खाणं चालू ठेवा. बाकी ज्यांनी बोलणं बंद करा. लेट मी गो अहेड विथ माय डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ ऍडमिशन ऑफ अ पार्टनर. Shall I go ahead? Yesterday we have discussed the basics of admission of a partner. की कोणाला जर का हे फॅनचं माहिती असेल जरा व्यवस्थित बघा ना, फक्त हा फॅन थोडा फास्ट आहे, बाकीच्या स्लो तरी चालतील मला, कारण याचा आवाज जास्त आहे. ओके, now let us write down or let us discuss all the steps in relation to admission of a partner. The steps are very important. It creates a kind of map in your mind which is always fixed, and then when you are going to read the problem in the examination, at that time you will understand whether the particular problem is having same point or not. If it is not there, then that route can be avoided by us. जसं गुगल मॅप्स असतो, आपण क्लासला येतोय, मे बी तुम्ही सदाशिव पेठेत येत असाल, मे बी तुम्ही कुठून पौर रोडवरून येत असाल, मे बी तुम्ही कर्वे रोडवरून येत असाल, किंवा अजून कुठे डेक्कन मधून येत असाल वगैरे वगैरे. देर आर डिफरंट रूट्स टू कम, आणि एखाद्या रूटवरती कुठेतरी ट्रॅफिक जॅम असेल तर पण दुसरा रूट आपल्याला गुगल मॅप सजेस्ट करतो. सेम इज द लॉजिक हियर. सबसे पहले अपने को क्या क्या है मालूम रहना चाहिए. एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है पहले मालूम रहना चाहिए. फिर उसमें से कौन सा चीज को अवॉइड करना पड़ेगा एक प्रॉब्लम में, और कौन सी चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा या फिर कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, दॅट इज रिक्वायर्ड टू बी सी. जर का तुम्ही आधी बेसिक काय आहे ते लक्षात न ठेवता फक्त ह्या प्रॉब्लेम मध्ये असं केलं, त्या प्रॉब्लेम मध्ये तसं केलं, असं पाठांतर करणार असाल तर देर इज अ ग्रेटर चान्स की तुम्हाला ऍडमिशन ऑफ अ पार्टनरचा टॉपिक डिफिकल्ट जाईल. कारण की आता आपण 12वी पेक्षा काही पुढची नवीन लॉजिक पण शिकणार आहोत. कारण 12वी मध्ये आपण काय शिकलो, रिव्हॅल्युएशन करायचं शिकलो, आणि त्याच्यामध्ये आपण हिस्टॉरिकल कॉस्ट कन्सेप्टला धक्का मारतो हे पण काल शिकलो. तर हिस्टॉरिकल कॉस्ट कन्सेप्टला धक्का न मारता रिव्हॅल्युएशन कसं करता येतं ते पण आपल्याला शिकायचं आहे. सो अनलेस यू आर व्हेरी क्लिअर व्हॉट इज द पर्पज ऑफ अ पर्टिक्युलर थिंग, यू वोंट अंडरस्टँड व्हाय इट इज डन, you won't understand its advantages and disadvantages, and you won't understand what are the techniques which are used to avoid the disadvantages. इसके लिए conceptual understanding पे अपना फोकस रहना चाहिए. अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, एंड अकाउंट्स इज बेसिकली लैंग्वेज सब्जेक्ट. लैंग्वेज में क्या करते हैं हम लोग, जो चीज देखा है उसको बराबर से बताते. सूर्योदय बघितला, सूर्योदय आपण मराठीमध्ये सांगू शकतो, इंग्रजीत सांगू शकतो, हिंदीमध्ये सांगू शकतो. सूर्यास्त बघितला परत ते सांगू शकतो. तर महत्वाचं लँग्वेज नसते, महत्वाचं काय असतं तुम्ही काय बघितलं ते महत्वाचं असतं. सूर्योदय बघून सूर्यास्ताचा निबंध लिहू शकत नाही. The same is the case here. Unless you understand what happens in admission, you won't be in a position to write it in the language of business. The language of business is accounts. Okay, so let us try to understand what are the different steps which will have to be taken into consideration when we are thinking of admission of a partner. सगळ्यात पहिली स्टेप असते आपल्यासाठी ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. Now obviously if the problem is asking you to pass journal entries, this step can be avoided. समजतं मी काय म्हणतो. पण जनरली आपल्याला काय विचारतात ते लेजर अकाउंट बनवायला सांगतात. So open necessary ledger accounts. Which ledger accounts are necessary for the purpose of admission of a partner? First one, revaluation account. It is also called as P&L adjustment account. काही जण म्हणतात रिव्हॅल्युएशन अकाउंट, काही जण म्हणतात P&L adjustment account. एक्झाम मध्ये काय वापरायचं, जर का त्यांनी विचारलं असेल की प्रिपेअर P&L adjustment account, तर P&L adjustment account नाव वापरायचं. जर का त्यांनी म्हटलं असेल प्रिपेअर रिव्हॅल्युएशन अकाउंट, तर रिव्हॅल्युएशन अकाउंट म्हणायचं. त्यांनी काहीच म्हटलं नसेल, त्यांनी म्हटलं असेल प्रिपेअर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तर मग रिव्हॅल्युएशन म्हणायचं, कारण जरा स्पेलिंग छोटा आहे. Clear? जागा वाचते. Second point, cash or bank account is necessary. Third one is partners capital account. Fourth one is partners current account, पण ब्रॅकेट मध्ये मी म्हटलंय इफ एनी. कारण प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये ती पार्टनरशिप जी आहे ती फिक्स्ड कॅपिटल मेथड फॉलो करत असेल याची गॅरंटी नाही. देर इज अ चान्स दॅट दे मे बी फॉलोइंग फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड ऑल्सो. If they are following fluctuating capital method, in that case they are going to have only capital account. They won't be having current account. Hand, if they are following fixed capital, be having capital account as well as current account. सगळ्यांना कळते मी काय म्हणतो ते. सो प्रॉब्लेम बघायला पाहिजे आपल्याला त्यांनी कसं सांगितलंय म्हणून, आणि त्याप्रमाणे आपल्याला ऍडजस्टमेंट करायला लागेल. नेक्स्ट पॉईंट कुठलं तुमचं, क्लोजिंग बॅलन्स शीट. पार्टनर्स करंट अकाउंट डिफेनी, नंतर असेल क्लोजिंग बॅलन्स शीट. कारण क्लोजिंग बॅलन्स शीट डस नॉट मीन बॅलन्स शीट ऑन 31 मार्च. हिअर क्लोजिंग बॅलन्स शीट मीन्स बॅलन्स शीट आफ्टर ऍडमिशन. आणि जेव्हा आपण पुढे जाऊ, सी एंटर करायला जाऊ, तेव्हा ग्रुप 2 मध्ये आपल्याला परत ऍडव्हान्स अकाउंट्स येतं. त्याच्यामध्ये आपल्याला पार्टनरशिपचा मोठा भाऊ भेटायला येतो, ऍडव्हान्स पार्टनरशिप अकाउंट. त्याच्यामध्ये असं होऊ शकतं की वर्षाच्या सुरुवातीला एक ट्रायल बॅलन्स किंवा बॅलन्स शीट दिलेली आहे. 3 महिने संपतात, एक पार्टनर ऍडमिट होतो. 3 महिने संपतात, एक पार्टनर रिटायर होतो. 3 महिने संपतात, एक पार्टनर एक्सपायर होतो. अजून 1 महिना संपतो, मग उरलेले पार्टनर्स चेंज इन PSR करतात.
आणि मग तुम्हाला 31 मार्चची बॅलन्स शीट बनवायची असते. सो एकाच प्रॉब्लेम मध्ये सगळ्या गोष्टी. समजतं मी काय म्हणतो? पण ते आपल्याला तेव्हा कळेल जेव्हा आपल्याला आता हे लक्ष असेल. त्यामुळे याला कंटाळा करायचा नाही. ओके, नेक्स्ट पार्ट. सगळ्यात पहिली स्टेप कुठली झाली? ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. सेकंड स्टेप कुठली आहे? ट्रान्सफर ऑफ ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज अपिअरिंग इन द एक्झिस्टिंग बॅलन्स शीट. आता एक लक्षात ठेवायचं, लायबिलिटी साइड म्हणजे कुठली साइड? लायबिलिटी साइड म्हणजे बाय डिफॉल्ट क्रेडिट साइड आणि ऍसेट साइड म्हणजे डेबिट साइड. आणि अजून एक रूल लक्षात ठेवायचा कि जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में वो किसी ना किसी के क्रेडिट में, जो बैलेंस शीट के एसेट में वो किसी ना किसी के डेबिट में. इसको एक ही थप्पड़ मारने वाला एक पॉइंट है, एक ही एक्सेप्शनल पॉइंट है, आरडीडी. आरडीडी कहाँ पे रहता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहता है, लेकिन हम उसको लेके जाएंगे किधर? क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे. ऐसा कैसे हुआ? एक्चुअली स्पीकिंग वो भी एक्सेप्शन नहीं है. अगर तुम दिमाग चलोगे तुमको समझेगा. बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो भी एक्चुअली स्पीकिंग वो माइनस साइन, मतलब एक्चुअली स्पीकिंग वो लायबिलिटी साइड का आइटम है, बट लायबिलिटी साइड का आइटम इज रिटन ऑन एसेट साइड. समथिंग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कमिंग टू राइट हैंड साइड. मैथ्स का रूल क्या सांगतो? साइन चेंज करने का, प्लस रहेगा तो माइनस करने का, माइनस रहेगा तो प्लस करने का. तो ये लायबिलिटी साइड का था, उसको एसेट साइड में लेके आया, इसकी वजह से वो माइनस साइन करके आ गया है. लेकिन वापस लेजर अकाउंट में वापस जाने का रहेगा. Then you'll have to again remember its original position. Its original position is of liability side. That means you'll have to treat it just like a normal liability. So I'm repeating again, liability side म्हणजे credit side आणि asset side म्हणजे debit side. आणि तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं? कोणकडे न बघता, काल पण मला हेच चाललं होतं, असं नका करू. जेव्हा मी डिस्कस करतो मागे लक्ष द्या, बाकी सगळ्या गोष्टी बंद करायच्या. मला दिवसात फक्त एकच तास मिळतो तुमचं, समजलं? तेव्हा बाकीच्या गोष्टी नका करू. किती काय महत्त्वाच्या गोष्टी असेल, आपल्याला काही मोदी साहेब भेटत नाही, बरोबर? काय करू पाकिस्तान बरोबर, चायना बरोबर, असं काही विचारतात का तुला? ते कशाला त्रास करून घ्यायचं एवढं? ह्यासाठी पैसे भरलेत तुम्ही, डोंट वेस्ट इट. ठीक है, वेयर आई वाज, जो बैलेंस शीट के एसेट में वो किसी ना किसी के डेबिट में, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में वो किसी ना किसी के क्रेडिट में. दिस इज द बेसिक रूल टू बी केप्ट इन माइंड. तो नाउ लेट अस कंसिडर सबसे पहले लायबिलिटी साइड और बाद में एसेट साइड. तो लायबिलिटी साइड मध्ये काय काय बघा. पहिलं कोण आहे? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. जर का पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइडला असेल तर ते आपण वरती बनवलेल्या पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला जाईल. पार्टनर्स करंट अकाउंट, जर का पार्टनर्स करंट अकाउंट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला असेल तर आपण बनवलेल्या पार्टनर्स करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला जाईल. त्याच्याशिवाय जर का जनरल रिझर्व्ह असेल किंवा रिझर्व्स अँड सरप्लसेस असतील, म्हणजे अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट्स असतील, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला रिझर्व्स अँड सरप्लस आहेत, जनरल रिझर्व्स आहेत, P&L अकाउंट आहे, अशा कुठल्या वेगवेगळ्या गोष्टी दिलेल्या असतील पण त्या लायबिलिटी साइडला असतील, then they represent the profits which were earned in the past and should have been transferred to the old partners in their old PSR, but were not transferred to the partners and were kept in the business as reserves. But it is obvious that these reserves were created in that period when new partner was not in existence, was not a partner of the partnership firm. Therefore, he does not have any claim on these past profits to which he has not contributed anything. Therefore, it is necessary that the old general reserve, old P&L account, old reserves and surplus, if any, appearing on the balance sheet liability side, should be transferred to old partners capital account in their old PSR. इकडे सॅक्रिफाईसची गरज नाही, कारण आपण नवीन पार्टनरला काही देतच नाही आहोत, त्यामुळे सॅक्रिफाईस करतच नाही आहोत. जेवढं आहे तेवढं उचलायचं आणि ओल्ड पार्टनर्सना देऊन टाकायचं. जेवढं आहे तेवढं उचलायचं आणि ओल्ड पार्टनर्सना देऊन टाकायचं. पण कुठल्या रेशोमध्ये? ऑब्व्हियसली ओल्ड रेशो. सगळ्याला कळते मी काय सांगितलं ते? नाव कम्स द नेक्स्ट पार्ट. सर पण त्या पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट मध्ये टाकायचं का पार्टनर्स करंट अकाउंट मध्ये टाकायचं? ज्या प्रॉब्लेम मध्ये फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड आहे त्या प्रॉब्लेम मध्ये कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करा. ज्या प्रॉब्लेम मध्ये फिक्स कॅपिटल मेथड आहे त्या प्रॉब्लेम मध्ये करंट अकाउंटला ट्रान्सफर केलं तरी चालेल. जनरली कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर केलं जातं. सर कॅपिटल अकाउंटच्या कुठल्या साईडला घेऊन जाऊ? सिंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लायबिलिटी साइड आणि आपला रूल आहे जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में वो किसी ना किसी के क्रेडिट में, म्हणजे आपल्याला कुठे घेऊन जायला लागेल? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला घेऊन जावं लागेल. सगळ्यांना कळतंय का मी काय सांगितलं ते? क्लिअर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पार्ट. मग कोण आहे? इफ इट इज अ करंट अकाउंट इन करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, एल्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, इन विच रेशो? इन देअर ओल्ड PSR. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, बँक ओव्हरड्राफ्ट. BOD म्हणजे काय? बँक ओव्हरड्राफ्ट. बँक ओव्हरड्राफ्ट जर का आपल्याला त्यांनी सेपरेटली कॅश अँड बँक अकाउंट दिलेलं आहे ऍसेट साइडला, तर मग तुम्ही बॅलन्स शीट मधला बँक ओव्हरड्राफ्ट परत बॅलन्स शीट मध्ये टाकू शकता. कॅश अँड बँक अकाउंट मध्ये घेऊन जायची गरज पडणार नाही. पण जर का तुम्हाला त्यांनी बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला कॅश बँक अकाउंट दिलेलं नाहीये आणि लायबिलिटी साइडला फक्त बँक ओव्हरड्राफ्ट दिलेला आहे, तर अशा वेळेला काय करायला लागेल? बँक ओव्हरड्राफ्ट शुड बी ट्रान्सफर टू कॅश बँक अकाउंट.
नो विच साइड, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में वो किसी ना किसी के क्रेडिट में. तो कॅश फ्लो बँक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण देणार बाय बॅलन्स ब्रॉट डाउन. सगळ्यांना कळतं मी काय सांगितलं ते? एनी डिफिकल्टी? देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. उसके बाद में अदर लायबिलिटीज. अदर लायबिलिटीज करून काय? इफ देर इज एनी ऍडजस्टमेंट देन closing balance sheet liability side inner column, and if there is no adjustment in that case closing balance sheet liability side directly outer column. inner column मध्ये लिहिल्यावरती त्याला खाली आपल्याला लाईन सोडायला लागतात, ब्लँक लाईन सोडायला लागतात. हाउ मेनी लाइन्स टू बी लेफ्ट? सिंपल, एक डॉट मार्क करोगे, एक एडजस्टमेंट रहेगा तो एक लाइन छोड़ने का, दो एडजस्टमेंट रहेगा तो तीन लाइन छोड़ने का, तीन एडजस्टमेंट रहेगा तो पांच लाइन छोड़ने का. जितना नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स उतना लाइन्स प्लस नंबर ऑफ एडजस्टमेंट माइनस वन. तो एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन, दो एडजस्टमेंट है तो तीन लाइन. क्यों? दो एडजस्टमेंट का दो लाइन्स और दो एडजस्टमेंट माइनस वन मतलब हो गया एक, वो एक और ये दो मतलब हो गया कितना? तीन लाइन. तीन एडजस्टमेंट रहेगा तो तीन एडजस्टमेंट का तीन लाइन प्लस तीन माइनस एक मतलब बच गया दो, तो ये दो और वो तीन मतलब हो गया कितना? पांच लाइन. आगे चल के आपने कहा कैसा? चार एडजस्टमेंट पांच एडजस्टमेंट वाला. अगर ऐसा कुछ हो गया तो सीधा चुपचाप से लेजर अकाउंट बनाने, नंबर ऑफ लाइन छोड़ते नहीं बैठने. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट आफ्टरवर्ड्स. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? वर्किंग नोट करके सेपरेटली लेजर अकाउंट बना के कंप्लीट कर. जनरली दो या तीन तक रहेगा तो मैक्सिमम ठीक है. नेक्स्ट पार्ट. सो आई एम रिपीटिंग अगेन. We have seen step number one. In the step number one, we have seen open necessary ledger accounts. Ledger accounts to be opened are number one, revaluation account, which is also called as P&L adjustment account. Then number two is partners capital account, partners current account, cash or bank account. Current account साठी काय आहे? If any. आणि नंतर सगळ्या शेवटी काय असणार आहे? क्लोजिंग बॅलन्स शीट. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप कुठली असणार आहे तुमची? ट्रान्सफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. त्यासाठी रूल काय लक्षात ठेवायचा? जो बैलेंस शीट के एसेट में वो किसी ना किसी के डेबिट में, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में वो किसी ना किसी के क्रेडिट में. नेक्स्ट पार्ट. मग लायबिलिटी साईड उचलली आपण, त्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा कोण भेटायला आपल्याला? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. कुठे टाकणार? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट साईड. नंतर कोण भेटायला येईल? पार्टनर्स करंट अकाउंट. कुठे टाकणार? पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साईड. नंतर कोण भेटू शकतं? जनरल रिझर्व, रिझर्व्स अँड सरप्लस, P&L अकाउंट. म्हणजे इन शॉर्ट पास्ट अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट्स. तर ते कुठे ट्रान्सफर करायचे? करंट अकाउंट असेल तर करंट अकाउंट क्रेडिट साईड आणि कॅपिटल अकाउंट असेल तर कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट साईड. पण सर आपल्याकडे तीन तीन कॉलम असू शकतात. कौस्तुभ सर मस्त आयडिया करतात. ते नवीन पार्टनरचं सेपरेट कॅपिटल अकाउंट बनवून टाकतात. त्यामुळे तुम्हाला टेन्शनच राहत नाही की नवीन पार्टनरला ट्रान्सफर करायचं की नाही करायचं म्हणून. पण मी तसं करत नाही. मी तिन्ही पार्टनरचं कंबाईन कॅपिटल अकाउंट बनवतो, कारण आपल्याला तेवढा वेळ नसतो. वेगळी कॅपिटल अकाउंट बनवा, ड्रॉ करा, आपल्याला तेवढा वेळ नसतो. आपला पेपर खूप मोठा असतो. समजतं मी काय म्हणतो? त्यामुळे वी मे नॉट हॅव द टाइम फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेरिंग ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट सेपरेट एंड न्यू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट सेपरेट. विल प्रिपेयर वन सिंगल कैपिटल अकाउंट इन विच विल प्रिपेयर 3 कॉलम्स. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो तभी याद रखने का कि भैया ये जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट ऐसा कुछ चीजें रहेगा तो सिर्फ किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा. न्यू पार्टनर को देने का नहीं, भले ही न्यू पार्टनर उनके साइड में बैठा हुआ दिखता रहेगा तो भी. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? पंक्तीमध्ये सगळेजण बसले पण द्यायचं तुम्हाला फक्त ओल्ड पार्टनर्स, नवीला म्हणायचं तुला नाही. क्लिअर मी काय म्हणतो ते? नेक्स्ट पार्ट. और विच रेशो? ओल्ड रेशो. सॅक्रिफाईस रेशोचं काम फक्त कुणासाठी आहे? गुडविलसाठी आहे, पास्ट अनडिस्प्युटेड प्रॉफिट साठी नाही. नेक्स्ट पार्ट. मग नंतर कोण आहे? बँक ओव्हरड्राफ्ट. जर का कॅश अँड बँक अकाउंट असेल तर कॅश अँड बँक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला टाका, नसेल तर मग त्याला बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला घेऊन टाका. नेक्स्ट पार्ट. अदर लायबिलिटीज. जर का त्यांच्यासाठी ऍडजस्टमेंट असेल तर बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला इनर कॉलम मध्ये, आणि ऍडजस्टमेंट नसेल तर बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला आउटर कॉलम मध्ये. नंबर ऑफ लाईन्स त्याच्या सोडायच्या. जेवढे ऍडजस्टमेंट्स आहेत तेवढ्या लाईन तर लागतीलच, त्याच्याशिवाय जेवढ्या ऍडजस्टमेंट्स आहेत -1 त्या पण लाईन्स लागतात. क्लिअर मी काय म्हटलं ते? देन कम्स नेक्स्ट पार्ट. बॅलन्स शीटची ऍसेट साईड पकडूया. ऍसेट साईडला सगळ्यात पहिल्यांदा काय शोधा? समजा असलं पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, असं कसं काय येऊ शकतं डेबिट साईडला, ऍसेट साईडला येऊ शकतं का कधी? पार्टनर्स कॅपिटल कधी येईल? इन्सॉल्व्हन्सी नाही. इन्सॉल्व्हन्सी तुम्हाला मी शिकवलं त्याची परवा बोललो तुम्ही बद्दल, मागच्या आठवड्यात कधी बोललो होतो. इन्सॉल्व्हन्सी म्हणजे काय? जेव्हा तो म्हणतो की मला करणं शक्य नाहीये तेव्हा म्हणायचं इन्सॉल्व्हन्सी. ही शुड डिक्लेअर इन्सॉल्व्हन्सी. डेबिट बॅलन्स डज नॉट मीन इन्सॉल्व्हन्सी. डेबिट बैलेंस मीन्स he has put on more than what he has contributed, but he can bring it back. अगर उसके घर में एसेट्स रहेगा तो लेके आएगा. हम बोल रहे ठीक है, अभी तो विड्रॉ क्या रहेगा चलेगा, हमको मालूम है घर में थोड़ा प्रॉब्लम है तुझे, या मम्मी डैडी का तबियत खराब हो गया तो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, इन दैट केस ज्यादा पैसे का जरूरत पड़ा तो यू विड्रॉ मोर मनी फ्रॉम द बिजनेस देन व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड, बट वी नो दैट वंस द थिंग्स विल गेट सेटल्ड यू विल ब्रिंग इट बैक. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. डेबिट बॅलन्स डज नॉट मीन इन्सॉल्व्हन्सी. असं प्रिंट करून ठेवा आतमध्ये डोक्यामध्ये. डेबिट बॅलन्स डज नॉट मीन इन्सॉल्व्हन्सी. डेबिट बॅलन्स मीन्स दॅट पर्सन इज डेटर. नाही तर तुम्हाला काय म्हणाल, बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला डेटर दिसतात ते सगळे इन्सॉल्व्हंट आहेत का? समजतं काय म्हणतो? कॅपिटल आहे लेकिन डेबिट बॅलन्स नाही राहण्याचे, असं तसं नाही. त्यांनी एवढं कॅपिटल आणलं होतं त्यापेक्षा त्यांनी जास्त विड्रॉ केला असेल, होऊ शकतं. त्याने कॅपिटल एकदम कमी आणलं होतं आणि मागच्या 2-3 वर्ष आपल्यासारखा लॉस झाला होता, त्यामुळे त्याचं कॅपिटल ऑलरेडी कमी झालं होतं, पण त्याला घरामध्ये तो पैशाची गरज पडतेच आहे. त्याने बिझनेसला काय सांगितलं की मला थोडं आता जास्त पैशाची गरज आहे, कारण माझ्या मुलाची 12वीची परीक्षा आहे, सीए फाउंडेशनची परीक्षा आहे, सीए एंटरचे पैसे भरायचे आहेत वगैरे वगैरे.
तर मला पैसे असतात, मी उचलतो पैसे, नंतर परत आणून देईन. समजतं मी काय म्हणतो ते? किंवा नंतर आपण मी बिझनेसमध्ये काम करणारच आहे व्यवस्थितपैकी, त्यामुळे आपल्या बिझनेसचा प्रॉफिट होणारच आहे. मागचे 2 वर्ष आपल्याला कोरोनामुळे किंवा कोविडमुळे प्रॉब्लेम झाला होता, तर बिझनेस जरा नुकसानीमध्ये होता, पण आता छानपैकी चालू झालेला आहे. तर ह्या वर्षी प्रॉफिट होईल. प्रॉफिट झाल्यावरती माझा कॅपिटल अकाउंट परत क्रेडिट होईल. त्यामुळे माझा जो डेबिट बॅलन्स आहे तो मी भरून काढेन. त्यामुळे नंतर परत ड्रॉइंग करणार नाही. मी आधीच ड्रॉइंग करून टाकली ॲडव्हान्समध्ये. काय समजतं मी काय म्हणतो ते? सो डेबिट बॅलन्स आहे म्हणजे तो इन्स्टॉलमेंट नाही. डेबिट बॅलन्स अर्थ काय, त्यांनी जास्त विड्रॉ केलं दॅन व्हॉट ही हॅज कॉन्ट्रीब्युट. समजतं मी काय म्हणतो ते? मग त्याला काय करायचं, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये टाकून द्यायचं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुठल्या साईडला टाकायचं, जो जो बैलेंस शीट के एसेट में वो किसी ना किसी के डेबिट में. सो कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिट साईडला सेम लॉजिक फॉर करंट अकाउंट. जर का तुम्हाला करंट अकाउंट चुकून डेबिट साईडला सापडलं, ऍसेट साईडला सापडलं, तर त्याला कुठे टाकायचं, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साईडला टाकायचं. देन कम्स नेक्स्ट पार्ट. मग समजा जर का पीएनएल अकाउंट असेल तर, विच इज व्हेरी रेअर ऍक्च्युअली स्पीकिंग इन पार्टनरशिप. इनफॅक्ट हे जनरल रिझर्व पण रेअरच रेअर 12वीच्या परीक्षेत मुद्दामून टाकतात ते, पण रिअल लाईफ मध्ये पार्टनरशिप मध्ये जनरल रिझर्व, पार्टनरशिप मध्ये पीएनएल अकाउंट डेबिट बॅलन्स अशा गोष्टी सहसा राहत आहेत. कारण की ज्याप्रमाणे तुम्ही सोल प्रोप्रायटरी कन्सर्नचं फायनल अकाउंट शिकलेलं होता, त्याच्यामध्ये दरवर्षी जो नेट प्रॉफिट येतो, तुम्ही डायरेक्टली काय करता, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला कॅपिटल अकाउंट सकाळी ऍड करून टाकता. आठवतं का तुम्हाला 4-5 तुमची ऍडजस्टमेंट असते, कॅपिटल अकाउंट, अंडरलाईन, ओपनिंग बॅलन्स, ऍड ब्रॉट इन, ऍड नेट प्रॉफिट, ऍड इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, लेस ड्रॉइंग, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेस नेट लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग बॅलन्स. असं तुम्हाला मला 11वी मध्ये सरांनी फॉर्मॅट दिला असेल. ज्याप्रमाणे सोल प्रोप्रायटरी कन्सर्न मध्ये दरवर्षीचा प्रॉफिट इज डायरेक्टली ट्रान्सफर टू प्रोप्रायटर्स कॅपिटल अकाउंट, सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म मध्ये दरवर्षीचा प्रॉफिट किंवा लॉस इज डायरेक्टली ट्रान्सफर टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. समजते मी काय म्हणतो? द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल which probably you may find to be little bit difficult to imagine just now, but try to understand it properly. It will again help you to lay down the foundation for the purpose of next topic, that is for company final accounts. Try to understand, in case of sole proprietary concern, in case of partnership firm, you are going to tell me there is limited liability, there is unlimited liability. Sole proprietary concern is considered as an artificial person, or it is considered as an extension of natural talent of the proprietor. इट इज द नेचुरल टैलेंट, नथिंग मोर देन दैट. उसको क्या ट्रेडिंग करने को अच्छे से आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करने को आता है, तो ठीक है बाबा, तो सोल ट्रेडर बन गया. नहीं तो क्या, मुझे दर्जी का काम करने को आता है, नहीं तो मुझे क्या कुछ और पॉटरी का काम करने को आता है, कुछ पेंटिंग पेंटिंग का, तो ठीक है, तो वो सोल प्रोप्राइटर बना. क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, अपने पास नॉलेज है, वो नॉलेज यूज करके मैं दूसरे को मदद कर सकता है, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग. डॉक्टर सोल प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है बेसिकली. मे बी प्रोफेशनल्स, मे बी ट्रेडिंग वगैरह वगैरह, बट बेसिकली उसके अंदर जो आइदर नेचुरल टैलेंट है, नहीं तो अक्वायर्ड टैलेंट है, नेचुरल स्किल से अक्वायर्ड स्किल से वो, प्लस उसके पास का थोड़ा कैपिटल, नॉलेज कैपिटल और मॉनेटरी कैपिटल, उसको यूज करके चालू किया हो बिजनेस. दैट्स हाउ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इज डिफर. सो इट्स नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन. प्रोप्राइटर गायब, बिजनेस गायब. मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस का लायबिलिटी है और पे करने के लिए बिजनेस का एसेट्स कम बढ़ रहा है, तो उसको घर से पैसे लेके आना पड़ता है. ही कैन से दैट आपने ट्रांजेक्शन बिजनेस से अगर किया था, मेरे साथ नहीं किया था, हम बोलेंगे नहीं राजा, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी. सिंस इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी, वी आर नॉट डीलिंग विद योर बिजनेस, वी आर डीलिंग विद यू. तो ट्रांजैक्शन तेरे साथ किया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर मध्ये I cannot say that, sir. What's your name? Dhanush. I cannot say that I am entering a transaction with Dhanush and company. मैं बोलूंगा I am entering into transaction with Dhanush क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? Got the idea? Clear to all of you? पार्टनरशिप मध्ये मला सांगा ते काय सिच्युएशन काय त्याची, अनलिमिटेड लायबिलिटी का लिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी. त्याच्यामध्ये पण तुम्ही काय कन्सिडर करता, पार्टनरशिप इज अन आर्टिफिशियल पर्सन की पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप? That means you are again not entering into a contract with the partnership firm. You are entering into contract with partnership, sorry, partners straight away. Since you are entering into contract with directly the partners, that's why if the partnership assets are insufficient to pay off the partnership liabilities, the partners are having personal liability to pay for the same. समजतं मी काय म्हणतो ते? याचा अर्थ काय झाला की पार्टनर्स आणि पार्टनरशिप वेगळे नाहीत, प्रोप्रायटर आणि प्रोप्रायटरशिप वेगळे नाहीत. त्यामुळे प्रोप्रायटरशिपचा प्रॉफिट म्हणजे प्रोप्रायटरचा प्रॉफिट, प्रोप्रायटरशिपचा लॉस म्हणजे प्रोप्रायटरचा लॉस, पार्टनरशिपचा प्रॉफिट म्हणजे पार्टनर्सचा प्रॉफिट आणि पार्टनरशिपचा लॉस म्हणजे पार्टनरचा लॉस. त्यामुळे दरवर्षी प्रॉफिट किंवा लॉस झाला की तो पार्टनर्सला टाकलाच जातो, तसं सेपरेट जनरली ठेवत नाहीतच. समजतं मी काय म्हणतो ते? कंपनीमध्ये मात्र लक्षात ठेवा, कंपनी इज कॉल्ड एज अन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन. ऐसा उसका जनरल डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन नहीं, जनरल डेफिनेशन. तो लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स. If that is the case, it is obvious that you are entering into transaction with company, and if company's assets are insufficient, then
The shareholders private property is not attached for the purpose of making payment to the company, making payment of company's liability. इसका मतलब अभी कंपनी अलग है और शेयर होल्डर्स अलग है. इसका मतलब प्रॉफिट हुआ तो किसको हुआ? कंपनी को हुआ, शेयर होल्डर्स को नहीं हुआ. प्रोप्रायटरीचा प्रॉफिट आणि प्रोप्रायटरचा प्रॉफिट सेम, पार्टनरशिपचा प्रॉफिट पार्टनरचा प्रॉफिट सेम, पण कंपनीचा प्रॉफिट आणि शेयर होल्डर्सचा प्रॉफिट सेम नसतो. The profit of the company belongs to the company. Company may decide that we want to declare dividend, or company may also decide that we don't want to declare dividend. In the AGM, the directors propose the dividend to the shareholders. The shareholders are having only two rights, either to accept the proposed dividend or to reject it. They do not have the right to specify sir थोड़ा ज़्यादा देना, थोड़ा bargain करते, पांडवली करते, थोड़ा और बड़ा दो करते. That's not it. Profit belongs to whom? Company. It doesn't belong to the shareholders. Shareholders बोलेंगे लेकिन company belongs to me. I am the owner. तो अल्टीमेटली मेरा ही होगा. नहीं, अल्टीमेटली बात नहीं कर. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? प्रॉफिट बिलोंग्स टू द कंपनी. कंपनी कैन डिसाइड कि आपको डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, ज्यादा देना है कि कम देना है. कंपनी ने जो दिया आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो. ऑफर एक्सेप्टेंस, काम खत्म. यू कैन मेक अ काउंटर ऑफर. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट द आइडिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई. शेयर होल्डर्स को सिर्फ उतना ही ताकत रहता है एजीएम में बात करने के लिए. कंपनी ने बोला 15% ठीक है, हाँ चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, बस खत्म. 16% दे दो, 16.5% दे दो, 15.5, 15.25, कुछ नहीं कर सकते. नो बार्गेन, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू कंपनी. कंपनी का खुद का प्लान रहेगा कि वहाँ मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लगेगा, इसके लिए मुझे पैसा और चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी खुश करने का है, आप कितना डिविडेंड देता हो. कोई शेयर होल्डर बोलेगा सर 100 रुपए का इक्विटी शेयर है, उसको 15 रुपए मिल गया तो वो खुश हो जाएगा. लेकिन सर मैं तो ओरिजिनल शेयर होल्डर नहीं था, जब कंपनी ने शेयर इशू किए तब मुझे पता नहीं था कि कंपनी बड़ी हो जाएगी, अच्छा बिजनेस करेगी, इसलिए मैंने तभी शेयर परचेस नहीं किए थे. फिर कंपनी 5 साल 10 साल 15 साल अच्छा काम करना चालू कर दिए, उसके बाद मैंने शेयर परचेस किया. तो जब मैंने मार्केट में शेयर परचेस करने को गया तब तक शेयर का भाव बढ़ गया था, और मैंने वो शेयर कितने में परचेस किया? 1000 रुपये परचेस किया, 100 रुपए का शेयर, क्योंकि भाव बढ़ गया था. तो सर आप 15% दे रहे हो, तो 1000 रुपये और 15% दोगे क्या? कंपनी बोलेगी नहीं, हम फेस वैल्यू के ऊपर 15% देंगे, मतलब 100 के और 15% मिलेगा, मतलब तुझे मिलेगा कितना? 15. इसने क्या किया था, जब कंपनी चालू की तभी शेयर इन्वेस्ट करके रखा था, तो उसने 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में लिया था, उसको 100 रुपए का और 15 रुपए मिल रहा है. और दूसरे ने क्या किया था, कंपनी चालू किया तभी सो रहा था, तुम लोग नहीं टेंशन मत लो, कंपनी चालू किया तभी सो रहा था, और बाद में जब भाव बढ़ गया 1000 रुपये में परचेस कर लिया, तो उसको भी 15 रुपये मिलेगा. इसको 100 रुपये डाल के 15 रुपया, इसको 1000 रुपये डाल के 15 रुपया, मतलब इसको रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल गया? सिर्फ 1.5%. इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग. तो वो एजीएम में आवाज करने की कोशिश करेगा, प्लीज थोड़ा ज्यादा दो. कंपनी बोलेगी सर एक तो हाँ, नहीं तो ना, ज्यादा नहीं, बिकॉज हमको चाहिए बाबा, कंपनी को आगे लेके जाने के लिए हमको और पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा इसके लिए हमको फिर से बार मार्केट में, शेयर मार्केट में उतरने का नहीं, हमको और लोन्स लेने का नहीं, हमने जो प्रॉफिट कमाया उसी को हमको री इन्वेस्ट करने का है. इकॉनॉमिक्स मध्ये एक शब्द आहे त्याला म्हणतात फ्लोइंग बॅक ऑफ प्रॉफिट्स मेथड, PLOUGHING. टू फ्लो बॅक म्हणजे काय? परत पेरणं, जे कमवलंय त्यातून परत पेरायचं. समजतं मी काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड एज फ्लोइंग बॅक ऑफ प्रॉफिट्स मेथड. दॅट इज हाउ द बिझनेसेस गो ऑन financing themselves. Anyway, this is a little bit of deviation from our discussion, but the point is that generally बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व और बैलेंस शीट के एसेट साइड में P&L अकाउंट, ऐसा कुछ चीजें 12वीं में आपका बेसिक लॉजिक ठीक है क्या वो चेक करने के लिए दिया जाता है. रियल लाइफ में इसका कुछ जरूरत रहता नहीं है. सीए फाउंडेशन में भी शायद अगर उनको लगा कि अब आपको थोड़ा चिमटा निकाल के देखेंगे 12वीं में सोए थे कि नहीं सोए थे, इसलिए डाल सकते हैं. तो याद रखने का P&L अकाउंट गोज टू हुम? अगेन ओल्ड पार्टनर्स. अगर पास प्रॉफिट था which went to the old partners, so past losses should also go to the old partners. It went in the old PSR, this will also go in the old PSR. It went to current account, this will also go to current account if it is there, and if no, in that case it will go to capital account just like your general reserve. The only difference is general reserve came from liability side, and this P&L account which you are witnessing on the asset side is, since it is coming from asset side, you will have to consider it to be debited to partners capital or current account, but it should be debited. रूल का एकदम सिंपल रूल, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में वो किसी ना किसी के क्रेडिट में, जो बैलेंस शीट के एसेट में वो किसी ना किसी के डेबिट. Then comes the next part, cash or bank account should be transferred to cash or bank account debit side. Other asset, if there is any adjustment, then balance sheet asset side inner column. If there is no adjustment, then balance sheet liability side, sorry asset side outer column. और नंबर ऑफ लाइंस कितना छोड़ने का उसका लॉजिक सेम टू सेम. मैं तुमको ये स्लाइड बाद में फिर से एक बार फोटो करके भेज देता हूँ, ओके? तभी लिखना, अभी क्लास में मैं पूरा डिस्कस करना चाहता हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके, बोला बोला.
तुझा प्रश्न नाही कळला. हो. सम पार्टनर्स में स्पेसिफाई दैट बार बार घर से पैसा लेके आने का, अभी प्रॉफिट आ गया है, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, तो कैपिटल बढ़ जाता है. कैपिटल बढ़ जाता है तो इन दैट केस मन में इच्छा आती है चलो ड्रॉइंग करेंगे. ओपनिंग कैपिटल तो 1 लाख था, क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख दिख रहा है, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया था, चलो और विड्रॉ करता हूँ. तो विड्रॉ करने के टाइम कभी कभी अपना खुद के ऊपर का कंट्रोल छूट जाता है, हम ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं एंड समटाइम्स आवर कैपिटल में फॉल बैक एंड अ पार्टनर हु इज प्रोबेबली मोर इंटरेस्टेड इन नाउ गिविंग डिफिकल्टीज टू अदर पार्टनर्स, उसको फ्रॉड करने के, समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसको मालूम फ्रॉड करके तो बाद में अपना पैसे भी अटक जाएगा, तो पहले ज्यादा विड्रॉ करना चालू करता है. बाकी के लोग बोलते हैं क्यों विड्रॉ करा, नहीं जरा घर में जरूरत है करके बोलते. तो then we are not going to say anything to him, we presume that he is our good partner. उसके मन में कुछ तो आ गया है, अपने को कितना पता है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा करके, तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए हम क्या करते हैं फिर पार्टनर्स को पहले बोल करके, देखो भाई हम लोग जरा नए नए पार्टनर से साथ साथ में काम करना चालू कर रहे हैं, तो सारा का सारा प्रॉफिट डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया तो सारा का सारा प्रॉफिट विड्रॉ करने का मन करे, लेकिन बिजनेस को तो बार बार पैसा लगता है. तो तुम बोलोगे नहीं मैं भी घर पे लेके जाऊंगा, जरूरत पड़े तो लेके आऊंगा, अरे लेकिन क्या गारंटी तो लेके आएगा करके, उससे अच्छा थोड़ा कम ही विड्रॉ करने का ताकत रखता है, तो प्रॉफिट लेट इट भी देयर. तो बिजनेस के पास पैसा रहे क्योंकि इधर प्रॉफिट है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में ही है, बाद में तुम जब रिटायर हो जाओगे, एक्सपायर हो जाओगे, तभी हम तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके अकाउंट सेटल करेंगे, लेकिन अभी टेम्पररी पीरियड के लिए यहीं पे रहेंगे, सो दैट बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश भी पेंटिंग रहेगा. फिर उस कैश को हम लोग स्टॉक में डाल सकते हैं, प्लांट एंड मशीन में ला सकते हैं. समझने में कैसे बोल रहा हूँ, नहीं तो बार बार अभी यार नया प्लांट मशीन लेने का परचेस करने का है, अच्छा ऑफर आ गया है, लेकिन अभी कैश बैलेंस कम है, जाओ घर से लेके, अरे घर में भी मैंने ऑलरेडी सब जगह पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, फिर से तोड़ने को डिफिकल्ट जाएगा, फिर अपना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जाएगा, उससे अच्छा फॉर्म के पास उसका पैसा रहेल. सेम लास्ट मध्ये मी म्हणतो अरे आताच मी डायरेक्टली ट्रान्सफर करून टाकलं, माझं कॅपिटल अकाउंट एकदम कमी होऊन जाईल, माझे कॅपिटल अकाउंट जर का कमी झालं मग पुढच्या वर्षी इंटरेस्ट कॅपिटल कमी मिळेल. तर आता मी पुढच्या वर्षी चांगलं काम करतो, लेटेस्ट मेक अ प्रॉफिट फर्स्ट, लेटेस्ट मेक इट नैलिफाइड, उसके लिए मतलब अभी लॉस हुआ है तो अपने को 4 लाख रुपए का, फिर 10 लाख रुपए का, अगले साल 10 लाख का प्रॉफिट करेंगे, तो उसके से क्या हो जाएगा, अपना नलीफाई हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुमने लास्ट आउट में ट्रांसफर कर दिया 10 लाख रुपए का, तुम्हारा कैपिटल अकाउंट निगेटिव हो जाएगा या फिर कैपिटल अकाउंट छोटा हो जाएगा, तो अगले साल मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा, समझ, और प्रॉफिट भी शायद मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, उससे अच्छा ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंटिन्यू करो. समझता मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेशली दोज पार्टनर्स वेयर दे आर स्लीपिंग पार्टनर्स, दे हैव इन्वेस्टेड ओनली कैपिटल, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. तो क्या बोलेंगे यार तुम लोग एक तो काम करने को तुम्हारे पर विश्वास रखा, तुमने एक तो खड्डे में डाल के दिखाया, ऊपर से क्या लॉस दिखाया, लॉस ला गया भी, फिर से मेरा कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, मेरा कैपिटल अकाउंट कम हो गया, मुझे वैसे भी शेयर ऑफ प्रॉफिट एकदम कम मिलता है, तुम सब लोग क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट लेते हो 9:6:2, मुझे 1, समझा, तो प्रॉफिट भी वैसे भी कम देते हो, और ऊपर से अभी तुम्हारा कैपिटल अकाउंट को कम करके दिखा दे, तो ये सब मत करो यार. तो इन दैट केस दे में स्पेसिफाई दैट नहीं, लेट अस नॉट गो फॉर इट, बट मैं चाहे तो अगले साल करेंगे, लेकिन अभी मुझे पहले काम करके दिखाओ क्या करने का क्या नहीं करने का. ओके दैट्स ओके. सो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन हाउ द पार्टनरशिप इज डिजाइंड एंड व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ द पार्टनर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उनका प्रायोरिटीज अगर अलग रहेगा तो इन दैट केस दे में से ठीक है, चलो अभी तुम फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड्स एंड यू, ऑल ऑफ यू आर ऑफ यंग एज, सेम लाइफस्टाइल, एवरीबॉडी इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. समझने में कैसे बोलो, तो इन दैट केस यू विल फाइंड दैट तुम बोलोगे नहीं जो होता है सब कुछ एक साथ कर देने काम खत्म. बट इफ सपोज यू आर लुकिंग टू मेक पार्टनरशिप विद मी, तो आई एम मोर देन डबल ऑफ योर एज, तो मेरे लाइफ का प्रायोरिटीज अलग है, तुम्हारा लाइफ का प्रायोरिटीज अलग है, तुमको ज्यादा रिस्क लेने का है, मुझे कम रिस्क लेने का है. समझने में कैसे बोल रहा हूँ, तो इन दैट केस यू विल फाइंड दैट द प्रायोरिटीज विल चेंज अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट्स में चेंज. पार्टनरशिपची सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट छान कुठली आहे, इन पार्टनरशिप लॉ डजंट टेल यू व्हाट यू शुड डू. पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर, तो इट इज द रिलेशनशिप कमिंग आउट ऑफ एग्रीमेंट. तो जो एग्रीमेंट करोगे वो तुमको फॉलो करने का. देयर इज नो कानून विच टेल्स दैट दिस इज द स्टैंडर्ड विच शुड बी फॉलो. क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी के लिए क्या रहेगा, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, इसके ऊपर भी कौन है, कंपनी है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ, यू कांट से दैट सर हमारे मेमोरेंडम में बोला हम करेंगे, हमारे आर्टिकल से बोला हम करेंगे, हमने सब शेयर होल्डर से मिलकर डिसाइड किया हमको ये करने का. नो दैट्स नॉट अलाउड. कंपनी, तुम्हारा मेमोरेंडम और तुम्हारा आर्टिकल्स, ये कौन है, मम्मी है, और कंपनी एक्ट कौन है, डैडी है. उसका परमिशन पहले लेना पड़ता है. उसने ना बोला तो मम्मी ने कितना भी हाँ बोला तो भी कुछ होता नहीं, नवरात्रि को खेलने को जाने वाला मिलने वाला नहीं, डैडी ने बोला नहीं मतलब नहीं. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप में वैसा नहीं है, पार्टनरशिप में मम्मी डैडी वही है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एक्ट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग यू, इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट देन कम टू अस. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो पार्टनरशिप मध्ये तुम्हाला जे तुम्ही करू शकता, तर तुम्हाला कंपनीमध्ये तुम्हाला तुम्ही करता डायरेक्टली येत नाही. फर्स्ट तुम्हाला काय करायला लागतं, कंपनीज ऍक्ट मध्ये अलाउड आहे का बघायला लागतं. सेकंड मग तुम्हाला बघायला लागतं तुमच्या मेमोरंडम मध्ये आणि आर्टिकल्स मध्ये त्याला परमिट केले की नाही केले, मग तुम्ही त्या गोष्टी करू शकता. तर तिथे खूप रिजिडिटी आहे.
तिकडे खूप स्ट्रक्चर्ड सिच्युएशन, कारण तुम्ही लोकांचे पैसे घेत असतात आणि देर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मॅनेजमेंट. इकडे तुम्ही स्वतःचे पैसे टाकत असतात, त्यामुळे देर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. तो तुम अपने पैसे के साथ जो खेलने के खेलो, लेकिन पहले एग्री करके बाद में खेलो. पहले खेल के बाद में बोलोगे यार ये हो गया क्या करने का करेगा, दैट्स नॉट इट. व्हाट आइडिया? हाँ जी, तो मैं इसका आपको फोटो भेज दूंगा, तभी आराम से लिखेंगे. अभी डिस्कस करने के लिए डन डालते हैं. क्लियर ना, चलेगा ना? नहीं तो फिर क्या वो खाली फोकट पेंडिंग रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए. और नेक्स्ट लेक्चर अभी तो अपन डायरेक्टली अगले थर्सडे को आएगा शायद, फिर पता नहीं कब आएगा. और तो सर का तबीयत ठीक हुआ तो फिर नेट के अगले थर्सडे को आएगा, नहीं आया तो फिर से मिल सकते. स्टेप नंबर 3 काय म्हणतात तुमची बघा. कॅपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. तो पहिला स्टेप काय, जुनी बॅलन्स शीट उचला आणि वेगवेगळ्या अकाउंटमध्ये टाकून द्या. जुनी बॅलन्स शीट उचला आणि वेगवेगळ्या अकाउंटमध्ये टाकून द्या. कुठले कुठले अकाउंट मला आठवण नाही, परत सांगा रे. रिव्हॅल्युएशन अकाउंट, त्याचं दुसरं नाव काय, इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, इफ एनी, आणि क्लोजिंग बॅलन्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट कुठलं तुमचं, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. लायबिलिटी साइड जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में किसी ना किसी के क्रेडिट में, जो बैलेंस शीट के एसेट में किसी ना किसी के डेबिट में. उसमें याद क्या रखने का, जिनके लिए एडजस्टमेंट है और जिनका लेजर अकाउंट नहीं है. लेजर अकाउंट है तो लेजर अकाउंट के अंदर ही जाने का. लेजर अकाउंट है तो लेजर अकाउंट के अंदर जाने का. एग्जाम्पल कौन, कैश और बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट. इनके लेजर अकाउंट है तो उनको वहीं पे जाना पड़ेगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. सेकेंड पॉइंट, फिर ऐसे दो लोग हैं जिनके लेजर अकाउंट बनते नहीं है, फिर भी उनको लेजर अकाउंट के अंदर जाना पड़ता है, उनको बैलेंस शीट में आना अलाउड नहीं है. ऐसे दो लोग हैं कि जिनका लेजर अकाउंट बना हुआ नहीं है, फिर भी उनको लेजर अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा, उनको क्लोजिंग बैलेंस शीट में आना अलाउड नहीं है. ऐसे कौन है, कोई बता सकेगा? जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ एसेट साइड, इफ एनी. उनका हमने लेजर अकाउंट नहीं बनाया. अपना लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट जो है उसके अंदर रिजर्व का नाम नहीं है, उसके अंदर जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट का नाम नहीं है, फिर भी उनको जाना पड़ेगा किधर, नॉट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट. दे विल गो डायरेक्टली इन द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एज ए केस में भी, either on liability, sorry, credit side or on debit side. In which ratio, obviously old partners old ratio. और बाकी के जो लोग हैं जिनका लेजर अकाउंट भी नहीं है और जो वो स्पेशल कैटेगरी में आते भी नहीं है, उनको सबको कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट जाना पड़ेगा. जिसका कोई नहीं होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है. क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसका कोई नहीं होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस शीट. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? उसके बाद में अपने को क्या करना है, उसके बाद में अपने को अभी नए पार्टनर से बात करना चालू करने का है. बोलिए आपका क्या डाउट था, पहले बताइए. झालं आपलं सगळं शिकून. सीए इंस्टीट्यूट ने सांगितले गुडविल अकाउंट कैनॉट बी ओपन. हो गया ना सब, मैं लिख के भी दिया था तुम लोगों को. गुडविल अकाउंट ओपन करना अलाउड ही नहीं है. वो 12वीं का वो अलग चीज है, ये सीए फाउंडेशन का. क्लियर ना. इकडे गुडविलची एंट्री येत नाही ना, आपण कधीच करत नाही. कॅश अकाउंट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट अलाउड. आपली एंट्री कुठली आहे, कॅश टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. तो गुडविल अकाउंट का नाम ही नहीं आया ना. और सर गुडविल सिर्फ रेस, दैट इज नॉट अलाउड ओनली. गुडविल ओनली रेस, ये बिल्कुल अलाउड ही नहीं है. तो काम ही खत्म हो गया, गुडविल अकाउंट बन ही नहीं सकता यार. 12वीं में बनता है. समझने में कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे बनना अलाउड ही नहीं है. अगर तुम बनाओ कि मतलब तुमने सीए इंस्टीट्यूट का रूल तोड़ा. समझने में कैसे बोल रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट पार्ट. फिर अभी नए पार्टनर के साथ बात करेंगे. नए पार्टनर के साथ बात करने के टाइम क्या बात करना पड़ेगा भैया, कितना कैपिटल लेके आओगे, पहले बता कैपिटल कितना रहेगा. सो कैश इज कमिंग इन एंड न्यू पार्टनर इज द गिवर. कैश इज कमिंग इन, न्यू पार्टनर इज द गिवर. एंट्री काय असणार तुमची मग, बँक अकाउंट डेबिट टू. आता 12वीं मध्ये हीच एंट्री असते, त्याला काही प्रॉब्लेम नसतो. सीए फाउंडेशनला कधी कधी नवीन पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन कार, फर्निचर. समजतं मी काय म्हणतो ते, असं काहीतरी सांगू शकतात. नेट केस मला काय म्हणायला लागेल, कार अकाउंट डेबिट, फर्निचर अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल. सगळ्यांना कळलं मी काय म्हणतो. देयर इज नो कंपल्शन दैट ही शुड ब्रिंग इन कैपिटल ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश. ही मे ब्रिंग इन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स. ही मे ब्रिंग इन लैंड एंड बिल्डिंग. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो एंट्री क्या हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल. सिंपल. व्हाट इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, आणि हु इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. मग ऍडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. आपण ऍडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भरपूर करून झालेलं आहे. आधी काय करायला लागतं त्याच्यामध्ये, कधी कधी तुम्हाला गुडविलची व्हॅल्यू दिलेली असते, कधी कधी दिलेली नसते. नसेल दिली तर आधी काय करायला लागेल, व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल करायला लागेल. जेव्हा तुम्ही व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल करता तेव्हा तुम्हाला कुणाची व्हॅल्यू कळते, फर्मच्या गुडविलची व्हॅल्यू कळते. आणि जर का तुम्हाला फर्मच्या गुडविलची व्हॅल्यू मिळाली असेल तरी तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचे, ऍडजस्टमेंट प्राइस होणार आहे फक्त न्यू पार्टनरच्या शेअरची होणार आहे. न्यू पार्टनरच्या शेअरची होणार आहे. सो इन दॅट केस व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज द फर्स्ट स्टेप or first part of step number 4. Then finding out the share of new partner in the value of firm's goodwill is second part of the same step. And last one, calculation of sacrifice ratio, old ratio minus new ratio. या फिर आप वो टेबुलर मेथड कर सकते हैं. कुछ याद है क्या? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मुझे मदद करने वाले हो, प्लीज बी माय गाइड. अगर मैं सैक्रिफाइस रेशियो के साथ खेलने वाला हूँ तो मुझे फर्म के गुडविल का अमाउंट का प्यार है कि मुझे सिर्फ न्यू पार्टनर के शेयर से प्यार है.
और अगर मैं टेबुलर मेथड यूज करने वाला हूँ, टेबुलर मेथड, तो मुझे न्यू पार्टनर के शेयर के साथ खेलना है कि फॉर्म के गुडविल के साथ खेलना है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नो कंफ्यूजन एट ऑल। हाँ चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर उसमें अंदर अलग तीन सिचुएशन पॉसिबल है। नंबर 1, गुडविल ब्रॉट इन कैश रहेगा तो कैश टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्ट टू कैपिटल रहेगा तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एंड पेड प्राइवेटली रहेगा तो ऑब्वियसली नो एंट्री। ये भी सब डिस्कस करके हो गया अपना। शैल आई गो अहेड? ओके, एंड देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच वी डिस्कस yesterday, that is called as valuation of revaluation of assets and liabilities. Why should we do revaluation of assets and liabilities? Reason is, if on account of any reason after admission, maybe on the immediate next day, or maybe within 1 week, or maybe within 1 month, or maybe within 1 year, it is decided that the partnership should be dissolved, or maybe new partner should be again admitted, or maybe one of the old partner is retiring, then you may find that the partner who is coming in, or the partner who is going out, or the partner who has expired, his legal executives, they may demand the share in the profit on account of revaluation. And at that time, the new partner will necessarily get the share which he does not deserve. Revaluation means what? The assets were recorded at historical cost in the past, and today's market value is totally different. So the difference between the historical cost recorded in the books and today's market value is the amount of revaluation. It may be positive, it may be negative. If it is positive, then this profit doesn't belong to the new partner. Similarly, if it is negative, then this loss doesn't belong to the new partner. It belongs only to the old partner. That's why at the time of admission or retirement or death or change in PSR also, in all these cases, admission, retirement, death or change in PSR, it is better to bring the assets to their today's market value. It is better to bring the assets to their today's market value. That's why it is considered as adjustment of revaluation. आता रिव्हॅल्युएशनचे ऍडजस्टमेंट ऍसेट साठी पण असू शकते आणि लायबिलिटी साठी पण असू शकते. ऍसेट साठी असेल तर काय करायला लागेल तुम्हाला? देयर आर 3 डिफरंट ऍडजस्टमेंट व्हिच कॅन टेक प्लेस. नंबर 1, assets are revised or revalued upwards, or assets are revalued downwards, or some unrecorded assets are coming into books. Actually, unrecorded assets coming into books or assets fully written off are similar adjustment like upward revision or downward revision. अपवर्ड रिव्हिजन म्हणजे काय? बुक्स मध्ये काहीतरी अमाऊंट होती मे बी 5,000 आणि झाली किती 6,000, अपवर्ड रिव्हिजन. समजलं मी काय म्हणतो ते? आणि अनरेकॉर्डेड ब्रॉट इन टू बुक्स, मतलब बुक्स मध्ये व्हॅल्यू किती थी 0 आणि आली किती 1,000. इट इज वन एंड द सेम. यहाँ पे क्या है, 5,000 का 6,000 हो गया तो 1,000 का एप्रिसिएशन, वहां पे 0 का 1,000 हो गया तो भी 1,000 का एप्रिसिएशन. सो अनरिकॉर्डेड ब्रॉट इन टू बुक्स इज एज गुड एज अपवर्ड रिव्हिजन एप्रिसिएशन. सिमिलरली recorded written off from the books is as good as depreciation or devaluation. सगळ्यांना समजतं मी काय म्हणतो ते? Any difficulty? So basically there are 2 different types of assets which can happen, or adjustments which can take place: upward revision or downward revision. Liabilities increased, liabilities decreased, or unrecorded liability brought into books. Unrecorded liability brought into books is basically same like upward revision. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब मुझे बताओ लायबिलिटी बढ़ाने का है. लायबिलिटी बढ़ाने का मतलब अपने लिए प्रॉफिट है कि अपने लिए लॉस है? लॉस है, इसका मतलब उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? पीएनएल अकाउंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट का नाम है लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेकिन दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रेगुलर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि दिस इज अ स्पेशल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मल पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके नहीं जाएंगे. पीएनएल अकाउंट ऐसा नाम दे तो मन में क्या आता है कि बिजनेस का चीज है, ये बिजनेस का लॉस है कि ये स्पेशल टाइप का लॉस है, स्पेशल टाइप का लॉस है. तो लेट अस क्रिएट अ स्पेशल अकाउंट फॉर दिस पर्पस. बट रिमेंबर, दिस स्पेशल अकाउंट इज अ कजिन ब्रदर ऑफ पीएनएल अकाउंट. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जो पीएनएल अकाउंट का स्टाइल वो इसका स्टाइल. पीएनएल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल के, रियल के, नॉमिनल? इसका मतलब कजिन ब्रदर भी क्या रहेगा? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो डेबिट ऑल आणि क्रेडिट ऑल. सगळ्यांना कळते मी काय म्हणतोय ते? सो डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस आणि क्रेडिट ऑल इन्कम्स अँड गेन्स. मग जर का लायबिलिटी इन्क्रीज झाली आहे म्हणजे आपण काहीही न करता आपल्यावरती लायबिलिटी वाढली म्हणजे आपलं नुकसान झालेलं आहे. नुकसान शुड बी डेबिटेड. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस म्हणजे रिव्हॅल्युएशन अकाउंट डेबिट. एंट्री काय झाली? रिव्हॅल्युएशन अकाउंट डेबिट. आणि आपण आता पे करतो का पे करत नाही आहोत? लायबिलिटी फक्त इन्क्रीज झाली, लायबिलिटी पे ऑफ झाली म्हटलंय का? नाही. आपल्याला बॅलन्स शीट मध्ये फक्त लायबिलिटी वाढवायची. सो व्हॉट इज एंट्री? यू टेल मी. रिव्हॅल्युएशन अकाउंट टू रिस्पेक्टिव्ह लायबिलिटी अकाउंट. सगळ्यांना कळते मी काय म्हणतो ते? आता एक्झॅक्टली उलट, लायबिलिटी जर का कमी झाली, लायबिलिटी जर का रिड्यूस झाली, तर इन दॅट केस इट्स अ लॉस की इट्स अ प्रॉफिट? इफ इट्स अ प्रॉफिट, आई रिपीट अगेन, इफ इट्स अ प्रॉफिट देन इट शुड गो टू पीएनएल अकाउंट. बट पीएनएल अकाउंट में तो नॉर्मल बिजनेस चलता है. तो ये क्या है? स्पेशल बिजनेस. इसका मतलब इसको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? कजिन ब्रदर के पास. कजिन ब्रदर का नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट. कजिन ब्रदर किसके जैसा? मेन ब्रदर जैसा.
मतलब क्या हो गया रे? नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट तो फिक्स हो गया, डेबिट किसको देंगे? तो रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. Unrecorded liability brought into books is just like liability increase. So entry will be liability account, sorry, revaluation account debit to liability account. सगळ्यांना कळते मी काय म्हटलं ते? हे झालं लायबिलिटीजचं. आता खेळूया ऍसेट बरोबर. ऍसेट बरोबर तेच होऊ शकतं. ऍसेट इन्क्रीज झाला, इन्क्रीज झाला. आपण काहीही न करता ऍसेट वाढले. आपण 100 दाणे पेरले आणि अख्ख्या शेतामध्ये 1000 दाणे उगून आले. प्रॉफिट झाला. रात्री बघितलं कोंबडी होती, सकाळी बघितलं तर कोंबडी पण आहे आणि अंडा पण आहे. प्रॉफिट झाला. समजते मी काय म्हणतो ते? ऍसेट बढ़ गया. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे कुछ तो बोलो. तो अगर अपने को प्रॉफिट हो गया है, अगर अपने को प्रॉफिट हो गया है, तो इन दैट केस it should be transferred to profit and loss account credit side, which is not allowed because this is not a normal business profit. This will have to be transferred to a special account called as revaluation account. तो revaluation account को credit तो fix हो गया, debit किसको देंगे? तो respective asset account debit to revaluation account. Similarly, if the asset is devalued, asset is reduced, in that case what will happen? What is the entry? And if the asset is written off, revaluation account debit to asset account. If the asset is brought into books for the first time, any difficulty? First step बताओ, फटाफट सांगा मला. Open ledger ledger. Second step सांगा. Transfer of assets and liability. Third step सांगा. Fourth step सांगा. Fifth step सांगा. परत एकदा पहिली स्टेप कुठली होती? दुसरी स्टेप कुठली होती? तीसरी स्टेप कुठली होती? कॅपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर. चौथी स्टेप कुठली होती? ऍडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. पाचवी स्टेप कुठली होती? जर आपण त्याची डिटेल्स बघूया, फटाफट सांगा. पहिली स्टेप कुठली होती? कुठली कुठली अकाउंट होती सांगा रे. जिसका कोई नहीं होता है उसका बेनिफिट होता है. फिर हमने देखा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? लायबिलिटीज साइड. लायबिलिटीज साइड में किसको पकड़ा पहले? कैपिटल. कितना डाल दिए? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. जनरल रिजर्व ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल इन विच रेशियो? पण करंट अकाउंट दिलं असेल तर पण ओल्ड पार्टनर्स करंट इन देअर ओल्ड रेशियो. आठवते कसं करणार? ऑल अदर लायबिलिटीज इफ देयर इज एन एडजस्टमेंट, liability side inner column. If there is no adjustment, outer column. Next balance sheet asset side में जाने का. Asset side में जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले कौन मिलेगा अपने को? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट. अगर मिला तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के डेबिट. नहीं मिला तो टेंशन नहीं सर, है ही इस प्रॉब्लम में दिया हुआ, मतलब कुछ गड़बड़े प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं. वहां पे आना ही चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, बट दिया रहेगा तो क्या करने का बता के रखा हुआ. सबको समझा के मैं क्या बोल रहा हूँ? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. पीएनएल अकाउंट अगर गलती से दिख गया तो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. एज द केस में बी विच पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स. विच रेशियो? सगळ्यांना आठवतंय का? एनी डिफिकल्टी? कधी कधी बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असू शकतं. ऍडव्हर्टाइजमेंट सस्पेन्स अकाउंट. आठवतंय का सगळ्यांना? असं काय असलं त्याला पण पुढे टाकायचं ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट किंवा करंट अकाउंट. एज द केस में बी डेबिट साइड इन दर ओल्ड पीएसआर. डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंसेस पण तिकडेच टाकायचे. ओके. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. कॅश बँक अकाउंट. कॅशर बँक अकाउंट डेबिट साइड. पण बँक ओव्हरड्राफ्ट असेल तर कॅशर बँक अकाउंट क्रेडिट साइड. दोघांचं लक्ष आहे का रे? कंटाळा बरेच दिवसांनी आला तुम्हाला, कधी माझं लेक्चर आवडेल की नाही आवडेल मला माहिती नाही. टू बी विथ मी. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट कुठला तुमचा रे? आता करायचं आपल्याला ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज ना. सॉरी, आता सांगायचं नवीन पार्टनरला कॅपिटल घेऊन ये बाबा. कॅपिटल घेऊन येणार. कॅश और बँक अकाउंट डेबिट और एनी अदर ऍसेट विच इज ब्रिंगिंग इन अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कॅपिटल. त्यानंतर काय करायला लागेल तुम्हाला? गुडविलची ऍडजस्टमेंट करायला लागेल. त्यात तुम्हाला बघायला लागेल की गुडविलची व्हॅल्यू दिली आहे का नाही दिली आहे. दिली नसता ते कॅल्क्युलेट करायला लागू शकते. कॅल्क्युलेट करण्याच्या टेक्निक वेगवेगळ्या आहेत. ऍव्हरेज प्रॉफिट मेथड, फ्युचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कॅपिटलायझेशन मेथड. आणि नंतर मग बेस्ड ऑन देअर कॅपिटल ऑल्सो, किंवा त्यांनी एवढ्या शेअरसाठी एवढं कॅपिटल आणलं तर बाकी त्यांचं कॅपिटल किती पाहिजे होतं, पण ते कमी आहे म्हणजे बाकीचं अमाऊंट त्यांनी गुडविलची आणली असणार. असं काहीतरी आपण वेगळ्या गोष्टी शिकलो आहोत. आय होप यू हॅव नॉट फॉरगॉटन दॅट. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. मग ते गुडविलची व्हॅल्यू मिळेल तर ती कोणाची व्हॅल्यू मिळेल? जनरली कोण? आपल्याला फर्मच्या व्हॅल्यू बरोबर खेळायचं का नाही खेळायचं? आपल्याला कोणाबरोबर खेळायचं? न्यू पार्टनरच्या खेळायचं. टॅब्युलर मेथड असेल तर फर्मची व्हॅल्यू चाल, पण सॅक्रिफाइस रेशियो मेथड असेल तर इन दॅट केस तुम्हाला फक्त न्यू पार्टनरचा शेअर लागेल. सो व्हॅल्युएशन गुडविल करा, न्यू पार्टनरचा शेअर कॅल्क्युलेट करा आणि सॅक्रिफाइस रेशियो कॅल्क्युलेट करून मग त्याची एंट्री करून टाका. किती प्रकारचे सिच्युएशन असू शकतात? 3 सिच्युएशन असू शकतात. नंबर 1 गुडविल ब्रॉट इन कॅश. नंबर 2 गुडविल ऍडजस्टेड थ्रू कॅपिटल. नंबर 3 गुडविल पेड प्रायव्हेट.
गुडविल ब्रॉट इन कॅश असेल तर एंट्री काय असणार? कॅश अकाउंट डेबिट टू. नाही सर, पण न्यू पार्टनरने पैसे आणले होते, मग क्रेडिट द गिव्हर, न्यू पार्टनर इज द गिव्हर, तर हाऊ कॅन यू क्रेडिट ओल्ड पार्टनर्स? डिस्कशन केलं त्याच्यावरती. तुम्ही तापडियामधनं पैसे काय ते समोसा वगैरे मागवला, तुम्ही बाहेर उभे होता, मित्राला तर पैसे दिलेत आणि मित्रांनी तापडियाला पैसे दिले, तर पैसे तापडियाला कोणाकडे मिळाले? तुमच्याकडे. जो देतो त्या तो दिसत नाही. देणारा कोणी? तुमचा मित्र आहे, पण तो म्हणा अकाउंट कोणा सेटल झालं? तुमचा अकाउंट सेटल झालं. समजता मी काय म्हणतो ते? इज इट क्लिअर ऑल ऑफ यू? सेम इज द लॉजिक. देणारा कोण आहे? नवीन पार्टनर आणतोय पैसे. सो असं दिसू शकतं फॉर्मच्या अकाउंटंटला की देणारा कोण आहे? नवीन पार्टनर, पण तो कुणामुळे देतोय? ओल्ड पार्टनरशिप. ओल्ड पार्टनरशिपला काय दिलं होतं? त्याला चान्स दिला की आम्ही जे गुडविल तयार केलं आहे ते तू वापरू शकतोस. समजतं मी काय म्हणतो? सो ही इज ब्रिंगिंग मनी फॉर देअर सेक. क्लिअर ऑल ऑफ यू? सो एंट्री इज कॅश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. समजा का गुडविल इज ऍडजस्टेड टू कॅपिटल, इन दॅट केस आपण काय म्हणणार? न्यू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट. कॅश अकाउंट डेबिट होणार नाही, बाकी सगळं सेम, फक्त डेबिट कोणाला पडणार? न्यू पार्टनर्स. न्यू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशो सॅक्रिफाइस रेशो. इफ इट इज पेड प्रायव्हेटली देन देयर इज नो एंट्री. त्याच्या पुढचा पार्ट असा असू शकतो आणखी, जो आपण इकडे लिहिलेला नाहीये, की कधी कधी प्रॉब्लेम अजून ऍडजस्टमेंट सांगते की द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन देअर शेअर ऑफ गुडविल इन द फर्म. नवीन एंट्री करायची गरज पडणार नाही. पण जर का त्याने असं म्हटलं दी ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू विथड्रॉ देअर शेअर ऑफ गुडविल, तो एंट्री हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स आर रिसीवर अँड कॅश इज गोइंग आउट. कधी कधी अजून थोडा आपल्याला त्रास देतील. ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू विथड्रॉ 40% ऑफ गुडविल. मग जेवढं गुडविल त्याने इकडे क्रेडिट झालं असेल त्याच्या 40% त्यांना डेबिट करायचं आणि कॅश क्रेडिट करायचं. कधी हाफ, कधी 40%, कधी 60%. प्रॉब्लेम नीट वाचायचा. समजतं मी काय म्हणतो? त्याच्या पुढची स्टेप कुठली असणार आहे? रिव्हॅल्युएशन ऑफ ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज. रिव्हॅल्युएशन ऑफ ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज मध्ये काय होणार असतं? इन दॅट केस देयर आर डिफरंट adjustments which are possible. Basically, all of the adjustment can be classified into two categories: either appreciation or depreciation, either appreciation or devaluation. Okay. तो फिर in that case appreciation रहेगा तो liability का बढ़ना is a loss, asset का बढ़ना is a profit. Liability का कम होना is a profit and asset का कम होना is a loss. ये प्रॉफिट और लॉस रेगुलर बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस है कि स्पेशल टाइप का प्रॉफिट लॉस है? अगर ये स्पेशल टाइप का प्रॉफिट और लॉस है तो इसको कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर. रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन है? पी एंड आर अकाउंट का कजिन ब्रदर. कजिन ब्रदर मतलब फिर से एक बार क्या होगा? बिहेवियर तो वैसे ही है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बिहेवियर क्या है उसका? नॉमिनल अकाउंट. एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एंड क्रेडिट ऑल. सो लायबिलिटी इंक्रीज, रिवैल्यूएशन के किधर जाएगा? डेबिट साइड. एसेट डिक्रीज, डेबिट साइड. लायबिलिटी डिक्रीज and asset decrease. Asset decrease will be debit side. Asset increase will be credit side. फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप नंबर आपला कुठे झालेला? 5 झाली ना. आता स्टेप नंबर 6 करूया. What will happen in step number 6? We'll close the revaluation account. There are 3 situations possible, out of which I have written 2. First one is the revaluation account with tally, which is very very rare. अगर वो टैली हो गया तो देयर इज नो टेंशन. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सेकंड वन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड इज हेवी. अभी हमने देखा डेबिट साइड में कौन है? लायबिलिटी इंक्रीज है, एसेट डिक्रीज है. इसका मतलब डेबिट साइड हेवी मतलब लॉस है. अगर लॉस है तो इसको कहाँ पे डालना पड़ेगा? ऑल पार्टनर्स ना. क्या बात, वेरी गुड. 2 ऑल पार्टनर्स नहीं, इट शुड बी ओल्ड पार्टनर्स. ऑल पार्टनर्स को डालोगे तो पूरा मार्क्स गया. इतना सब डिस्कस करके हो गया अपना. रिवैल्यूएशन इज नेसेसरी ओनली बिकॉज past profits on account of appreciation or depreciation of assets and liabilities cannot be given to the new partner. He doesn't have any right to claim the share of the same. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वही तो लॉजिक था गुडविल का भी. ये रेपुटेशन हमने बनाया और तू एंजॉय करेगा तो उसका पहले पैसा दे. वैसा एप्रिसिएशन डिप्रेशन हमने जब जिंदगी इसके साथ गुजारी तब हुआ था, तो हमारा तेरा नहीं है. इसके बाद में अगर कोई एप्रिसिएशन डिप्रेशन होगा तो तू भी ले सकता, बट आज तक का एप्रिसिएशन डिप्रेशन सिर्फ हमारा है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस cannot go to, I repeat, revaluation profit loss cannot go to all partners. It will always go to only old partners. Which ratio? Sacrifice ratio, no? Sure. No confusion. Okay, so it will be in case of the profit, in that case credit side is heavy. In case of loss, debit side is heavy. Debit side heavy रहेगा तो already revaluation का debit side heavy है. Debit side heavy है already. तो फिर से revaluation account को debit नहीं करने, फिर इसको credit करना पड़ेगा. बच्चा लोग बहुत टेंशन हो जाता है. Especially when they start thinking logically, then they find that sir there is some gadbad. If there is a loss,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा नहीं, इफ देयर इज अ लॉस मतलब तुमने डेबिट कर करके डेबिट साइड ऑलरेडी बड़ा करके हो चुका है, अब तुमको उस अकाउंट को बंद करने का है। इस स्टेप का नाम क्या है? क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जब डेबिट साइड ऑलरेडी हैवी है, उसको बंद करने का तुमको क्रेडिट साइड में अमाउंट डालना पड़ेगा। डेबिट साइड से उठा के तुम डाल रहे हो किधर? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, पार्टनर्स करंट के डेबिट में, इसलिए ये अकाउंट बंद हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में जा रहा है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डिफिकल्टी? दिस डज नॉट मीन देयर इज अ प्रॉफिट। सर हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया मतलब प्रॉफिट हुआ, नहीं, इट मींस एक्सेस ऑफ डेबिट ऑन क्रेडिट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो आई एम रिपीटिंग अगेन, इन केस ऑफ लॉस द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, डज नॉट मीन इट्स अ प्रॉफिट। सर आपने बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और ये अभी हम लोग एंट्री नहीं कर रहे बल्कि इसको क्लोज कर रहे हैं। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एंट्री क्या करना पड़ेगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये तो हमने बचपन से देखा हुआ था, प्रॉफिट की एंट्री हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी आता है। क्या देखा आपको? वो कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, कहाँ पे आता है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। एक्सेस ऑफ क्रेडिट ऑन डेबिट, एकदम सिंपल एक्झाम्पल, साखर आपण घ्यायला गेलो दुकानामध्ये, 1 किलो साखर, आता तर डिजिटल वजन असतं तिकडे, डिजिटल स्केल असतं, तो काय त्यावरती पटकन ठेवून देतो, तो तुम्हाला समोर दिसते किती आहे म्हणून. पण जुन्या काळची वजन असायची, तर अजून एका साईडला 1 किलोचं वजन ठेवलं, ती बाजू खाली गेली, दुसरी बाजू हलकी, जर तुला साखर ठेवायची त्याच्यामध्ये सांग कुठे ठेवणार? जिकडे वजन ठेवलं तिकडे ठेवणार का अपोजिट साईडला ठेवणार? अपोजिट साईड. तेच लॉजिक करतात. आपले डेबिट साईडला टाकून झालं भरपूर, लॉस करून झाला भरपूर, आता त्यात टॅली करून दाखवायचंय, पण आपण अपोजिट साईडला टाकतो. समजते मी काय म्हणतो ते? सो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तेच तुमचं नेट प्रॉफिट होतं म्हणजे काय होतं? जीपी होतं म्हणजे काय होतं? क्रेडिट साईडला भरपूर लोक बसले, डेबिट साईडला हलके लोक बसले. मग आता टॅली करायचं म्हटलं काय करायला लागणार? डेबिट साईडला असं आपण सांगायचं असं. कळते? और तुम्हारा मैं अजून एक क्वेश्चन सांगितली होती कि ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा. तो तुम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर रहे हो तो उल्टा बिहेवियर दिखेगा, पीएनएल अकाउंट को क्लोज कर रहे हो उल्टा बिहेवियर दिखेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हो उल्टा बिहेवियर दिखेगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट एंड स्टेप नंबर 7, क्लोज. अभी किसको क्लोज करने का है? तो बाकी के अकाउंट उसको क्लोज करने का. पहला अकाउंट कौन सा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो अपना बंद हो गया है. अभी बाकी कौन से अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट बाकी है, करंट अकाउंट बाकी है, कैश और बैंक अकाउंट बाकी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बाकी है. तो पहले किसको क्लोज करने का कोशिश करो? कैश और बैंक को क्लोज करने का कोशिश करो. 12वीं में पहले कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करने को आ भी जाएगी. सीए फाउंडेशन में आएगा, इसका गारंटी नहीं. कभी कभी कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम बैलेंसिंग फिगर. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? पर याद रखने के कि कैश और बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, इन सबको बंद करना अपना जिम्मेदारी, उसके पहले हम आगे नहीं जा सकते. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग विल बी क्रिएटेड एंड देन इट विल बी क्लोज्ड. सबको समझा क्या? एनी डिफिकल्टी? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? टेल मी. पहिली स्टेप पटकन सांगा. दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, पांचवी स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, find out profit or loss, transfer it to partners capital or current account as the case may be. Next step, close and balance sheet. सबको समझा क्या? Any difficulty?